नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 में हम लोग आज के वीडियो में आदमखोर शेर पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक मनमोहन बाबा हैं। मनमोहन बाबा ने इस पाठ में यानी आदमखोर शेर पाठ में आपके लिए एक ऐसे आदमखोर यानी जंगली शेर की कहानी बताई है जो किसी शिकारी के वजह से आदमखोर हो गया था। आदमखोर होने का मतलब होता है कि जब शेर यानी कोई जानवर क्या करे कि मनुष्यों और उसके पालित यानी हमारे जो पालतू जानवर हैं, गाय भैंस इत्यादि, बकरियों इत्यादि पर हमला करना शुरू कर देता है, यानी मनुष्यों की ज़िंदगी में वो शामिल होने लगता है, तो उसे आदमखोर जानवर का संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर आदमखोर शेर की कहानी बताई गई है आपको। ये एक यात्रा संस्मरण है जिसमें कुछ लोग यात्रा करने जाते हैं और वहाँ का जो चौकीदार होता है वो उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक आदमखोर शेर चारों तरफ घूम रहा है। उसने कल रात हमारी एक गाय उठा ली थी जो जंगलों में मुझे मरी हुई मिली है। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग उसका शिकार करते हैं। तो जो यात्रा विवरण है, मनमोहन बाबा इत्यादि सभी लोग जाते हैं और उसका शिकार करने की कोशिश करते हैं। शिकार करने के जाते हैं, शिकार करने के दरमियान और उस सारी घटनाओं में क्या क्या होता है, इसको हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो हम लोग इस पूरे संस्मरण को जो यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा, एक कहानी की तरह से आपको मैं धीरे धीरे एक एक लाइन करके समझाऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा और साथ में आपको इस बात की जानकारी भी होगी कि जंगली जानवरों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और जानवरों का मनुष्यों के प्रति क्या व्यवहार या क्या सोच होती है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को अब देखते हैं, आगे एक एक लाइन करके पूरे पाठ को समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस आदमखोर शेर के विषय में लेखक हमें क्या बता रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रस्तुत यात्रा संस्मरण में एक ऐसे शेर की चर्चा की गई है जो आदमखोर इसलिए बना क्योंकि किसी बंदूकची ने, ये बंदूकची का मतलब हुआ बंदूक चलाने वाले व्यक्ति ने उसे एक बार जख्मी किया था। वहीं दूसरी ओर लेखक ने शेर की खाल का नकाब ओढ़े उन वास्तविक आदमखोर की ओर भी इंगित किया है जो बेगुनाहों को अपनी जुल्मों का शिकार बनाते हुए गली कूचे में खुलेआम सिर उठाकर घूम रहे हैं और उन्हें ख़त्म करना जायज़ है। जायज़ का मतलब उचित है। लेखक का कहना यह है कि ये तो एक जानवर है और जानवर का स्वभाव ही होता है मारना और मरना, परंतु जो मनुष्य है वो बुद्धिमान प्राणी है। जब मनुष्य बुद्धिमान प्राणी हो करके भी एक आदमखोर यानी मनुष्यों को मारने जैसे काम कर सकता है, तो इस आदमखोर बेजुबान जानवर से कहीं अधिक खतरनाक वो लोग हैं जो हमारे बीच में रहते हैं और इस तरह का व्यवहार करते हैं। लेखक यहाँ पर ये बात हमें बता रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि इस कहानी में संस्मरण में लेखक हमें क्या बता रहे हैं। कह रहे सुबह के सूरज की सुनहरी घास पर पड़ रही ओस की बूंदें मोतियों की भांति चमकने लगीं। लेखक करें कि सुबह का समय है और सूरज की सुनहरी किरणें यानी सुबह की जो किरणें होती हैं वो सुनहरी होती हैं। करें वो सुनहरी किरणें ज़मीन पर उगी हुई हरी घास पर पड़ रही हैं और घास की जो पत्तियां हैं उसके पॉइंट यानी उनकी नोक पर जो ओस की बूंद है वो मोतियों के समान लटक चुकी है, लटक रही है, और जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो क्या करती है, 7 तरह के रंग बिखेरती है जो मोतियों का आभास कराती है, क्योंकि मोती भी उसी प्रकार से चमकते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि वातावरण बहुत अच्छा है। इन्होंने और पक्षियों ने अपनी जीवन क्रिया प्रारंभ कर दी। कह रहे हैं कि मनुष्यों ने और पक्षियों ने यानी पशु पक्षियों ने भी नए सुबह की शुरुआत कर दी है, यानी अपने कार्यों में लग चुके हैं और संपूर्ण जंगल भांति भांति की ध्वनियों से जीवित हो उठा है। संपूर्ण यानी पूरा जंगल विभिन्न प्रकार के जानवरों की बोलियों से
ध्वनित हो रहा है, यानी उनकी आवाज़ें चारों तरफ आने लगी हैं और बड़ा ही मनोरम दृश्य उत्पन्न हो रहा है। कह रहे हैं फरवरी का महीना है, जाड़े का समय है, फरवरी का महीना है। कह रहे हैं फरवरी का महीना है, वातावरण में अभी काफ़ी ठंड थी। यद्यपि फरवरी तक ठंड कम होने लगती है, पर लेखक बता रहे हैं कि अभी भी ठंड समाप्त नहीं हुई थी और पर्याप्त ठंड हमें प्राप्त हो रही थी, ठंड की अनुभूति हो रही थी। और हम दोनों खेस लपेट कर बंगले और आंगन में बैठे गरम गरम चाय का स्वाद लेने लगे। खेस यानी एक शॉल या चद्दर टाइप का वस्त्र। लेखक कह रहे कि हम शॉल या चद्दर टाइप के वस्त्र खेस को लपेट करके अपने ऊपर डाक बंगला यानी कि गेस्ट हाउस के बाहर बरामदे में, आंगन में बाहर की तरफ जो उनका बरामदा था, करें उस जगह पर बैठ कर के हम लोग चाय पी रहे हैं। लेखक और उसके दोस्त करें कि हम तराई के दुधवा के जंगल में सुनहरे डाक बंगले में बैठे हैं। दुधवा नेशनल पार्क है एक, और ये आपका लखीमपुर खीरी के पास पड़ता है। करें तराई के दुधवा के जंगल में सुनहरे डाक बंगले में बैठे हैं। लेखक करें कि यहाँ एक अच्छा डाक बंगला है, गेस्ट हाउस है, और हम सभी उसमें बैठे हुए हैं। करें शेर, चीते, हाथी, सुअरों जैसे जानवर, जंगली जानवरों के अतिरिक्त हजारों की संख्या में हिरन, बारहसिंघा आदि। लेखक करें कि यहाँ पर शेर भी हैं, चीते भी हैं, हाथी भी हैं, सुअर भी हैं और विभिन्न जंगली जानवर भी उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हजारों हिरन और बारहसिंघा भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कह रहे हैं अब यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन चुका है। कह रहे हैं पहले ये वीरान था, परंतु अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन चुका है। पर उस समय यह बंगले का चौकीदार एकदम खाली जंगल था। लेकिन कह रहे हैं जब हम जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस समय ये जंगल पूरी तरह से खाली था, इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाया गया था। परंतु वर्तमान समय में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन चुका है। लेखक कह रहे हैं उस समय बंगले का चौकीदार कहीं गया हुआ था। कह रहे हैं गेस्ट हाउस का जो चौकीदार था वो नदारत था, यानी अनुपस्थित था, अपसेंट था, कहीं गया हुआ था। मेरे मित्र स्वरण सिंह यहाँ आते रहते थे। लेखक कह रहा है कि मेरे जो मित्र हैं उनका नाम स्वरण सिंह है और इस डाक बंगले में वे लगातार आते जाते रहते थे, जिसके कारण चौकीदार की पत्नी उसे जानती थी। चौकीदार तो नहीं था पर उसकी पत्नी वहाँ पर उपस्थित थी। लेखक कह रहे हैं चौकीदार की पत्नी स्वरण सिंह को पहचानती थी। स्वरण सिंह को पहचानती रहने के कारण हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। ये उसने हमें चाबियाँ दे दी गेस्ट हाउस की, डाक बंगले की, और हम लोग उसको खोलकर उसमें रहने लगे और उसने हमारे खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी। लेखक करें आकाश में पक्षियों का बहुत बड़ा झुंड उड़ान भर रहा था। लेखक ने बताया कि आकाश में सुबह सुबह पक्षियों का एक बड़ा सा झुंड उड़ान भर रहा था, यानी ये सभी पक्षी दाना खाने के लिए, यानी अपना खाना खाने के लिए दूर दूर जगहों पर उड़ रहे थे। मैं कमरे में जाकर अपना कैमरा ले आया। लेखक कह रहे हैं कि मैं कमरे में गया और मैंने अपना कैमरा उठाया और बाहर लेकर आ गया और क्लिक क्लिक तस्वीरें खींचने लगा और मैं उन उड़ते हुए पक्षियों की तस्वीरों को खींचने लगा। लेखक कहना चाहते हैं कि पक्षी उड़ते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे और मैं उनकी सुंदरता को सजोना चाहता था, यानी संकलित करना चाहता था, इसलिए मैंने कैमरा ला करके उसकी फ़ोटो खींचना शुरू कर दिया। तभी उनका मित्र स्वरण आता है और क्या बोलता है, कहता है रहने दो इनके फ़ोटो, ये पक्षी काम के नहीं हैं। स्वरण ने मुझे टोका। लेखक बता रहे हैं कि तभी उनका मित्र स्वरण आता है और वो कहता है कि रहने दो इन पक्षियों की फ़ोटो खींचने को, ये पक्षी किसी काम के नहीं हैं। तो लेखक ने पूछा क्या मतलब, यानी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो स्वरण ने कहा इनका मांस स्वादिष्ट नहीं होता। स्वादिष्ट यानी टेस्टी। लेखक कह रहे हैं कि स्वरण जो उनका मित्र था उसने कहा इनका मांस अच्छा नहीं होता जिन पक्षियों की फ़ोटो तुम खींच रहे हो। स्वरण ने क्या सोचा कि लेखक इन पक्षियों की फ़ोटो इसलिए खींच रहा है ताकि वो इनका शिकार करके इनको पकाकर खा सके। तो स्वरण यानी इनके मित्र ने उसका मजाक उड़ाया और बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये पक्षी
स्वादिष्ट नहीं होते, इसलिए तुम्हें इनकी फ़ोटो खींचने की आवश्यकता नहीं है। लेखक को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उसने जवाब दिया, फ़ोटो का स्वाद से क्या संबंध हो सकता है? कहा कि फ़ोटो का स्वाद से क्या संबंध है? स्वरन अपनी मूर्खता समझ गया और हंसने लगा। स्वरन को लगा कि शायद मैंने ऐसा कह के गलती किया और लेखक शायद सिर्फ सुंदरता के लिए ही फ़ोटो खींच रहा था, तो उसको शर्मिंदगी हुई और वो समझ गया कि मैंने गलती की। तो अपनी गलती को छुपाने के लिए स्वरन हंसने लगा। उस समय असलम चौकीदार आ गया। तभी असलम जो चौकीदार था उस गेस्ट हाउस का, वो भी आ गया। छोटी छोटी दाढ़ी, सिर पर काली टोपी। लेखक असलम का स्वरूप बता रहे हैं। उसके चेहरे पर छोटी छोटी दाढ़ियाँ थीं और सिर पर काले रंग की टोपी थी। मैले कुचैले कपड़े थे, कपड़े गंदे थे और पैरों में पुराने फौजी जूते थे। लेखक कह रहे हैं कि पैरों में पुराना फौजी जूता था, यानी कि पैरों में जो जूते थे वो काफ़ी पुराने थे और फौजी जूते थे, यानी कि जो सेना प्रयोग करती है। दुआ सलाम और राजी खुशी के बाद और रात की उपस्थिति न रहने की माफ़ी मांगकर वह स्वरन को संबोधित करते हुए बोला। सबसे पहले असलम ने नमस्कार और प्रणाम किया। उसके बाद हाल समाचार पूछा। लेखक और उसके साथी ने भी हाल समाचार पूछा असलम का। उसके बाद असलम ने माफ़ी मांगी कि वह रात में उपस्थित ना रह सका, इसके लिए उसने उससे माफ़ी मांगी। अच्छा हुआ आप आ गए। फिर उसने उनको संबोधित करते हुए बोला कि आपने अच्छा किया जो आप आ गए। इस वक्त आपकी यहाँ बहुत ज़रूरत थी। बंदूक तो लाए ही होंगे। और उसने कहा आप अपने साथ बंदूक अवश्य लाए होंगे। फिर एक आदमखोर शेर के बारे में विस्तार से बताने के बाद बोला। फिर स्वरन ने अब इस इलाके में घूम रहे एक आदमखोर शेर के बारे में स्वरन को बताया और विस्तार से बताया, यानी पूरी घटना को सिलसिलेवार यानी एक एक करके बताया। अब वह शेर डाक बंगले के आसपास घूमता रहता है। उसने बताया कि अब वह जो शेर है वह डाक बंगले के आसपास घूमता रहता है, यानी जो हमारा गेस्ट हाउस है उसके आसपास ही वो घूमता रहता है और कल ही मेरी गाय को मार कर ले गया है। करें कल ही वह मेरी गाय को मार ले गया। सर असलम ने बताया कि यहाँ पर एक आदमखोर शेर आ गया है और उस शेर ने मेरी गाय को मार दिया है और ऐसा उसने कल ही किया है। लेखक कह रहे हैं कि अच्छा हुआ। अब क्या करें, अच्छा हुआ, स्वरन ने हंसते हुए कहा। लेखक कह रहे हैं कि स्वरन यानी उनके मित्र ने कहा अच्छा ही हुआ। क्यों ऐसा बोला? गाय को शेर ने मार दिया तो क्या अच्छा हुआ? गाय तो वैसे भी बेकार थी, कभी एक बूंद दूध नहीं दिया। लेखक कह रहे हैं कि गाय तो बेकार थी। स्वरन कह रहा है कि तुम्हारी गाय तो एकदम बेकार थी, वह तो कुछ दूध भी नहीं देती थी, इसलिए अगर शेर ने उसे मार दिया तो कोई गलत नहीं किया। असलम फिर अपनी गाय और आदमखोर शेर का रोने लगा। परंतु असलम को ये बात शायद अच्छी नहीं लगी, परंतु वो कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए वो अपनी गाय और आदमखोर शेर की बात करने लगा। उसको स्वयं से भी डर था कि आदमखोर शेर कहीं उसे भी ना मार दे, इसलिए उसने असलम ने फिर अपनी गाय और उस आदमखोर शेर की बात की और स्वरन पर जोर डाला कि वह अपनी बंदूक से उस शेर को मार दे। और असलम ने स्वरन से पर जोर डाला, यानी स्वरन से ये प्रार्थना की कि वह उस शेर को अपनी बंदूक से मार दे ताकि हमें मुक्ति मिल जाए। उसकी बातों से स्वरन को लगा जैसे वह कोई भेद छिपा रहा है। जिस तरह से असलम बातें कर रहा था उससे स्वरन को लगा कि शायद ये कुछ बातें हमसे छुपा रहा है, भेद यानी कोई रहस्य को छुपा रहा है। पूछताछ के बाद असलम ने बताया कि वह नई गाय लेने के लिए गांव के सरपंच से पैसा उधार लेने गया था। तो उसने बताया कि उसने
नई गाय लेने के लिए सरपंच से पैसा उधार लेने गया था और ये बात वो उससे छुपा रहा है, परंतु उसने बताया कि उसने कहा कि अगर मैं उसे शेर या चीते की खाल ला कर दूं तो वह मुझे गाय खरीदने के लिए पैसा देगा। कहें परंतु सरपंच ने उसके साथ शर्त रखी है कि यह मुझे शेर या चीते की खाल देगा तो मैं उसे गाय खरीदने के लिए पैसे दे दूंगा। आज हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे की कहानी देखेंगे। आप लोग इससे संबंधित प्रश्न इत्यादि मैं आपको PDF रूप में दूंगा।